अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11th सेंचुरी 1387 के अंदर चाइना के कुछ लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए और वो जगह आज आसाम के नाम से मशहूर है। इन लोगों ने अपना ट्रेडिशन, कल्चर और एनवायरनमेंट बिल्ड किया, मगर अफसोस इस बात का है कि हम इन लोगों को आज सिर्फ एक गाली के माने और वो गाली है चूत की। मगर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आपके और मेरे इतना बुरा कहने के बावजूद ये लोग आज भी जिंदा हैं। इसकी बात हम आखिर के अंदर करेंगे। 900 साल पहले जो चाइनीज माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में आबाद हुए थे, उनका बॉडी फिगर इंडो आर्यंस टू ईस्ट एशियन थे जैसा। फिर मेरी बहुत रिसर्च करने के बाद 1190s के अंदर इनके पहले बादशाह राजा बीरपाल के बारे में घोषणा हुई। राजा बीरपाल अपने स्ट्रिक्ट माइंडसेट और अपनी पावरफुल नॉलेज की वजह से कामयाब हुए। मगर दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये आए तो चाइनीज थे, मगर इनका रीजन कैसे चेंज हो गया। दरअसल ये वो हिंदुस्तान की जगह है जहाँ से हिंदू गॉड्स ने अपना हिंदुइज्म फैलाना शुरू किया। बैक टू द मेन पॉइंट, राजा बीरपाल अपनी यूनिक माइंडसेट और वॉरियर स्किल्स की वजह से इस मुल्क को फैलाने के अंदर मशहूर रहे। फिर अफसोस 1240 के अंदर इनका इंतकाल। फिर इनके बेटे राजा निंदवड़ी ने इसका कंट्रोल लिया। उन्होंने भी अपने वालिद के जैसे काम करने की कोशिश करी और इसी तरह इनकी 11 नस्लों ने इस चूतिया एम्पायर पर राज किया। फिर इनके आखिरी बादशाह राजा नीतपाल, जो इनकी नस्ल से नहीं थे मगर लोगों की वोटिंग की वजह से आए थे, क्योंकि लोग इन पॉलिटिज्म करप्टेड सिस्टम से बाहर आना चाहते। फिर 1673 के अंदर ओम बादशाह, जो इनके नेबर्स हुआ करते थे, उनकी नजर पड़ी इस चूतिया एम्पायर के ऊपर। ओम बादशाह हर टेरिटरी के ऊपर जाकर हमला करता और वहां से सप्लाईज लूट कर चला जाता। मगर यहाँ पे कुछ और हुआ। यहाँ पे जब इनको पता चला कि एक नया बादशाह है जिसके पास कुछ फैमिली स्किल्स नहीं है अवेलेबल, मगर नॉलेज स्किल्स ज्यादा है, तो उसने यहाँ पे अपना प्लान आजमाया। ओम बादशाह ने पैगाम भिजवाया नीतपाल को और नीतपाल को जंग के अंदर शहीद कर दिया। पीछे जो इस चूतिया एम्पायर पर लोग बचे थे उसमें एक इनकी थी, रानी सीताराम। तो नीतपाल से पहले वाले बादशाहों की नस्ल में से थी। मगर ओम बादशाह को जब पता चला इस एम्पायर के अंदर रानी सीताराम अकेली हैं और कुछ लोग और वॉरियर्स ही यहाँ पे बचे हैं, तो इन्होंने रानी सीताराम को एक पैगाम भेजा। उनके सामने उन्होंने 2 ऑफर्स रखी। पहली ये कि वो उनसे शादी कर लें और इस चूतिया एम्पायर पर कंटिन्यूसली राज करें जैसे वो उनके पूर्वज करते हैं, और दूसरा ये कि इसी मुल्क के अंदर जैसे इनके बुजुर्ग शहीद होते आए वैसे ये भी शहीद हो। इन्होंने बिना झिझक किसी भी दूसरे फैसले को आजमाए हुए दूसरा फैसला कबूल करा, जिसके अंदर इन्होंने भरपूरी से जंग लड़ी, जिसके अंदर कुछ सिपाही थे और से ज्यादा लोकल चूतिया एम्पायर्स के लोग थे, जिसके अंदर बाकायदा हार ही होनी थी। जब रानी सीताराम शहीद हो गई तो इनके कुछ लोग ही यहाँ पे बचे थे जो ओम बादशाह के रूल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते थे। ओम बादशाह ये जंग जीतने के बावजूद भी हार चुका था क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी भरपूर जज्बा मौजूद था। फिर इसी दौरान कुछ ब्रिटिश पायरेट्स की यहाँ पे नजर पड़ी, क्योंकि वो लोग सिर्फ 2 ही चीजें देखते थे। पहली ये पॉपुलेशन कम और दूसरी ये रिसोर्सेज ज्यादा, और चूतिया एम्पायर इन दोनों कैटेगरीज पे परफेक्ट था। फिर ब्रिटिश पायरेट्स ने यहाँ पर हमला करने की सोची। फिर कुछ ओम बादशाह के वॉरियर्स और चूतिया एम्पायर्स के रिटायर्ड वॉरियर्स मिलके ये जंग लड़ने गए, मगर इन दोनों की आपस में यूनिटी ना होने की वजह से ये लड़ मर कर खुद ही मर गए। रुको तो एक बार, जरा मुझे कुछ समझने तो भैया। हाँ, तो आप सब इनसे लड़ेंगे और ये सब आपसे लड़ेंगे क्योंकि ये जनाब इन्हें मारना चाहते हैं। कोई मतलब भी बनता है? वही तो मैं कहता हूं, इन दोनों को आपस में लड़ने दो। हम टांग पसार कर छोटा छोटा जाम पीकर बोली लगाते हैं, है ना? सही है।
मार दो सबको। ये देखकर इन ब्रिटिश पायलट्स ने ये 3 चीजें कही। पहली ये डम, दूसरी ये इडियट और तीसरी ये स्टूपिडिटी। फिर कुछ 100 साल बाद एक डिक्शनरी बनाई गई जो हिंदी टू इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन में मदद करती थी। उसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था चूतिया, जिसके मायने उन्होंने डम, इडियट और स्टूपिड के रखे थे, जो मेरे और आपके दिमागों के अंदर यही मायने इसके बनते। आप बज़ाहिर इनके असल मायनों के ऊपर आए तो संस्कृति के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, मगर ये एक अल्फाज नहीं है, ये 3 लफ्जों का मेल है। जैसे चूतिया, चू का मतलब साफ, ती का मतलब पानी और या का मतलब लोग, मतलब साफ पानी में रहने वाले लोग। और ये अल्फाज ये खुद से नहीं पुकारते थे, बल्कि इनके नेबर्स इनको बुलाया करते, और जिसको ये आज भी अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से इजीली कबूल करते हैं। यही देखकर आज के दौर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। मसला उस दौर के अंदर नहीं था, मसला आज के दौर के अंदर है। बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं कि इंडिया के कॉलेजों के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है उनको बुली करने की वजह से, ये सिर्फ एक चूतिया वर्ड के ऊपर। रिसेंटली एक केस सामने आ रहा है जो प्रियंका चूतिया के बारे में, जिन्होंने अपनी XYZ फुल डिटेल एक्सप्लेन करी है ट्विटर के ऊपर। वो ये कह रही हैं कि वो जनवरी के अंदर एक बैंक गए जो गवर्नमेंटाइज बैंक है, इंडिया का बड़ा बैंक है, वो वहाँ पे अप्लाई करने गए। वो उस जॉब के लिए पूरी तरह से परफेक्ट थी, वो XYZ सारी कैटेगरीज को वो टॉप नॉच कर दी थी, मगर सिर्फ उनके सरनेम के अंदर चूतिया लिखा हुआ होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दी। और जब ये केस ये कोर्ट के अंदर लेके गई तो कोर्ट के अंदर एज अ टेक्निकल एरर बताकर इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इनको कुछ फुलमेंट अमाउंट दिया गया और वहाँ पे जॉब के अंदर। और मैं आपको यही 2 सजेशन देना चाहूँगा। पहले ये कि कोई आपको ये गाली दे या आपका सुने तो उसको उसके मायने बताएं। ये गाली नहीं है जिसको आप सुन के गुस्सा करें, बल्कि ये एक इज्जतदार वर्ड, ये एक पाक वर्ड है जिसको हम एज अ कुछ अंग्रेजों की वजह से गलत मायने दिमाग के अंदर लेके बैठे। और दूसरी ये सजेशन कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर लोकल से लोकल बंदे को इसके मायने पता हो और हम इस बुराई से जल्दी निजात। बाकी आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और मिलेंगे किसी अनदर डॉक्यूमेंट्री के साथ। आपका अपना दोस्त मोहम्मद जावेद खान। खुदा।